और देखिए पोर्ट सिटी ओडेसा से बड़ी खबर है। यहां पर ड्रोन अटैक हुआ है रूस का और यह हमला रिहायशी इलाके में हुआ है। इमारतों पर 23 ड्रोन दागे गए हैं। कई अपार्टमेंट्स में आग लग गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो क्रीमिया युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। यूक्रेन ने रूस के कब्जे से क्रीमिया को छुड़ाने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। अगर यूक्रेन क्रीमिया को आजाद नहीं करा पाता है तो रूस के सभी संसाधनों को नष्ट करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया गया है। यूक्रेन ने कामाकाजी ड्रोन और मिसाइलों से क्रीमिया पर भीषण हमला किया है। इन हमलों में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस के फ्यूल डिपो, मिलिट्री एयरफील्ड्स, ड्रोन बेस सहित कई अहम सामरिक ठिकाने तबाह हो गए। यूक्रेन लगातार काला सागर के किनारे वाले रूसी शहरों और क्रीमिया पर हमले आखिर क्यों कर रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 2014 में क्रीमिया ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आधार बना था। अब क्रीमिया में जंग का सबसे खौफनाक चरण शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने क्रीमिया से रूसी सेना को बाहर करने का ऑपरेशन छेड़ दिया है। इस ऑपरेशन में उसे नेटो देशों की मदद मिल रही है। ब्रिटेन के टोही विमान काला सागर और क्रीमिया के आसपास गश्त लगा रहे हैं। ये क्रीमिया में रूस के सामरिक और एनर्जी ठिकाने का इंटेलिजेंस डेटा यूक्रेन को दे रहे हैं। इस डेटा के आधार पर यूक्रेन क्रीमिया के रूसी ठिकानों पर अचूक मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। 13-14 नवंबर को यूक्रेन ने क्रीमिया पर भीषण बारूद बरसाया है। क्रीमिया के अलग अलग इलाकों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं। यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेस ने क्रीमिया पर ल्यूटी, ओरियन और बार्स ड्रोन से हमले किए हैं। ओरियन ड्रोन 250 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकते हैं। इसके साथ ही 4 फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल हमले भी किए गए। हमलों के लिए फ्लैमिंगो के अपग्रेडेड वर्जन FP1, FP2 इस्तेमाल किए गए हैं। ये यूक्रेनी सेना की ओर से जारी किया गया वीडियो है जिसमें रूसी ठिकानों पर मिसाइल लॉन्च की जा रही है। इन हमलों से 13-14 नवंबर को क्रीमिया में भारी तबाही हुई है। रूस को इन हमलों से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने क्रीमिया के येवपतोरिया शहर पर हमले किए। इन हमलों में रूस का एक रडार सिस्टम तबाह हो गया। ये रूसी नेवी के लिए बनाया गया रडार सिस्टम था। क्रीमिया के इस रडार सिस्टम पर 2 दिन में तीसरा हमला किया गया है। काला सागर के तट पर बसे इस शहर में जंग का सबसे भीषण चरण चल रहा है। यूक्रेन क्रीमिया पर हर रोज हमले कर रहा है। बीती रात हुए हमले में रूस का एक एयरफील्ड भी तबाह हुआ है जिसमें कई एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ध्वस्त होने की रिपोर्ट है। तो यूक्रेन ने क्रीमिया के एक रूसी एयरफील्ड पर हमला किया और इन ड्रोन हमलों का टारगेट किरोवस्क एयरफील्ड बना। यूक्रेन ने कहा है कि ल्यूटी कामाकाजी ड्रोन से एयरफील्ड पर हमले किए गए। ल्यूटी ड्रोन के धमाकों से एयरफील्ड के 3 हैंगर्स तबाह हो गए। रिपोर्ट यह है कि रूस के कई एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचा। आप देखिए। यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर हमले कर रहा है। हर 24 से 48 घंटे के बाद यूक्रेन के हमले हो रहे हैं। इसकी वजह है अपनी जमीन पर रूस के हमले रोकना। रूसी ड्रोन फ्लीट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों के बेस क्रीमिया में बनाए गए हैं। यहां से उड़ान भरने के बाद ही रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेनी शहरों पर हमले कर रहे हैं।
सेवेस्तोपोल में रूस का बड़ा नेवल बेस है। साकी एयरबेस पर रूस की 43वीं नेवल असॉल्ट एविएशन रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। इस एयरबेस पर कामिकाजे ड्रोन ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है। बालाक्लावा में रूस का सबमरीन रिपेयर बेस है। बेल्बेक एयरबेस पर रूस की SU स्क्वाड्रन तैनात रहती है। आजोव सागर, क्रास्नोदर और रोस्टोव में रूस के अहम सैन्य ठिकाने हैं। यूक्रेन अब इन सभी सामरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। 13-14 नवंबर को यूक्रेन ने क्रास्नोदर और रोस्टोव पर भी ड्रोन हमले किए हैं। सामरिक ठिकानों को निशाना बनाने के साथ ही यूक्रेन क्रीमिया के उन ऑयल डिपो को भी निशाना बना रहा है जिनसे सेना को तेल सप्लाई होती है। बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर 4 से ज्यादा फ्लेमिंगो मिसाइल हमले किए हैं। मिसाइलें रूस के अहम ऑयल डिपो पर भी गिरी हैं। तो बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया के फियोदोसिया पर मिसाइल से हमला किया। हमलों के लिए फ्लेमिंगो FP-1 FP-2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के मिसाइल हमलों से रूस का ऑयल डिपो जलकर खाक हो गया। अब खास बात यह है कि ऑयल डिपो पर पहली बार मिसाइल से अटैक किया गया। अभी तक रूसी एनर्जी सेक्टर पर सिर्फ ड्रोन हमले होते रहे। यूक्रेन का प्लान है कि क्रीमिया पर इतने हमले किए जाएं कि रूस यहां से पीछे हटने को मजबूर हो जाए। इसीलिए रूसी सेना के उस ऑयल डिपो पर हमले किए गए जो सबसे अहम था। मॉस्कोई टर्मिनल क्रीमिया में रूसी सेना को तेल सप्लाई करने का मुख्य केंद्र था। समुद्र की पाइपलाइन से यहां तक तेल पहुंचता था। इसके बाद पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया के सामरिक ठिकानों पर तेल सप्लाई होती थी। यूक्रेन बड़ी प्लानिंग के साथ रूसी सेना की लाइफलाइन काट रहा है। यूरोप के कई देश इस ऑपरेशन में मदद दे रहे हैं। मकसद साफ है, अगर क्रीमिया को आजाद नहीं कराया जा सकता है तो इतना विनाश किया जाए जिससे रूस के अहम संसाधन ही ना बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब युद्ध के 3 ऐसे केंद्र बन गए हैं जहां पर रूस और यूक्रेनी सेना के बीच भीषण टकराव शुरू हो गया। इन जगहों पर रूसी सेना ने एक डेडलाइन के अनुसार पूरी ताकत झोंक दी है। पुतिन के लड़ाके इन क्षेत्रों में लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं जिससे यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थिति यह है कि अब यूक्रेन के सामने एक ही विकल्प नजर आ रहा है, सरेंडर। आखिर ऐसा क्यों है, रिपोर्ट आप देखिए। रूस यूक्रेन की ये जंग अब 3 क्षेत्रों में भीषण है। पोक्रोवस्क, जहां रूसी सेना दाखिल हो चुकी है लेकिन यूक्रेनी सेना उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। डोनेस्क, जहां यूक्रेनी सेना पर भीषण हवाई हमले हो रहे हैं और यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड भी जवाबी कार्रवाई में जुटी है। तो वहीं ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी सेना को टारगेट बनाकर हमले हो रहे हैं और यूक्रेनी सेना यहां लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। यही वो 3 फ्रंट हैं जिस पर जीत के लिए पुतिन ने अपनी डेडलाइन फिक्स कर दी है और रूसी सेना भी यहां पूरी ताकत के साथ जंग लड़ रही है। यूक्रेनी सेना भी यहां हर मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई कर रही है लेकिन हर कदम पर नाकामी मिल रही है। 3 फ्रंट पर जंग, तबाही प्रचंड। अब तक पुतिन के प्लान में संपूर्ण डोनेस्क पर नियंत्रण की रूपरेखा तय थी जिसके लिए 15 नवंबर डेडलाइन तय की गई थी। लेकिन अब रूसी सेना को 3 टास्क मिल गए हैं जहां किसी भी हालत में 30 नवंबर तक नियंत्रण हासिल करना है। और ये टास्क हैं यही तीनों क्षेत्र, पोक्रोवस्क, डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया, जिसमें पोक्रोवस्क प्राइम टारगेट इसलिए है क्योंकि यहां नियंत्रण होते ही यूक्रेन के लिए डोनेस्क का रास्ता बंद हो जाएगा और डोनेस्क में मौजूद यूक्रेनी सैनिक न सिर्फ फंस जाएंगे बल्कि चारों तरफ से घिर जाएंगे। वहीं दूसरा मुख्य टारगेट डोनेस्क इसलिए है क्योंकि इस पर नियंत्रण होते ही यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र रूस के अधीन हो जाएगा
जबकि ज़ेपोरिज़िया को टारगेट बनाने का मकसद है यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर करना, जिसका प्रमाण है ये वीडियो। यहाँ रूस के कब्जे वाले स्टेपनोगोर्स्क क्षेत्र पर यूक्रेन ने बड़े हमले किए हैं, लेकिन रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेनी सैनिकों की पहचान कर उन पर टारगेटेड जवाबी कार्रवाई कर दी। यानी यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर कहर बरपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेनी सेना मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव बनाने के लिए यहां सैनिकों को सम्मानित कर रही है, और खुद ज़ेलेंस्की ने भी इस क्षेत्र में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन इससे भी एक संकेत यह मिलता है कि यूक्रेन अब ज़ेपोरिज़िया को बचाने के लिए जंग लड़ रहा है, लेकिन उसमें भी नाकामी हासिल हो रही है। लेकिन ज़ेपोरिज़िया ही क्यों? जवाब है डोनेट्स्क के द्वार पोक्रोवस्क की यह तस्वीर, जहां रूसी सेना ने एंट्री के सबूत दे दिए हैं। और पोक्रोवस्क पर यह एंट्री हुई है यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद। जिसका सीधा मतलब यह है कि यूक्रेनी सेना ने पूरी ताकत से रूस को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन नाकाम रही। अब सवाल यह है कि यूक्रेनी सेना ने कोशिश कितनी की? जवाब है ये वीडियो, जो पोक्रोवस्क में रूसी सेना के ठिकानों पर किए गए हमलों की है। रॉक ड्रोन से तबाही मचाने की कोशिश की गई। यूक्रेन की SOF रेजिमेंट ने रूसी सेना के ठिकाने और उनके हथियारों पर भी टारगेटेड हमले किए। रूस की इन्फेंट्री को खत्म करने के लिए मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने तबाही मचाई। उनकी बाइक ब्रिगेड पर भी चुन चुन कर हमले किए गए। यही नहीं, दावा यह भी है कि जहां रूस ने यूक्रेनी सेना को टारगेट बनाने की कोशिश की, वहां भी यूक्रेनी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और पोक्रोवस्क के पास रिनवे में रूसी सेना को रोक लिया गया। लेकिन डोनेट्स्क की तस्वीर साफ होते ही दावे बेमानी नजर आने लगते हैं। जहां यूक्रेन के हर हमले का जवाब वीडियोग्राफी में सबूत के साथ आता है। यूक्रेन ड्रोन हमले करता है और रूसी सेना उसे नष्ट कर देती है। यहां तक कि मेटलर्जिकल प्लांट को भी यूक्रेन टारगेट नहीं बना पाया। उल्टा ब्लैकआउट होते ही रूस ने बिजली आपूर्ति का रास्ता रूस ने खोल दिया, जबकि जो यूक्रेनी सेना इस समय डोनेट्स्क में है, उसका बाहर निकलना भी मुश्किल कर दिया। अब स्थिति यह है कि यूक्रेनी सेना रूसी सेना से टकरा तो रही है, लेकिन उनके पास जंग लड़ने के संसाधन नहीं है, और मौसम ने भी परिस्थिति उनके प्रतिकूल बना दी है। इसलिए घेराव होता देख उनके सामने सरेंडर ही एकमात्र रास्ता बचा है। लेकिन इसके लिए भी वो ज़ेलेंस्की के आदेश के इंतजार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।